नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे टेलीग्राम क्यूज एक्सप्लेनेशन में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 6 अप्रैल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डले 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और उस दिन के जो टॉपर्स हैं वह हैं जितेंद्र धाकर जी, जिन्होंने 50 में से 30 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, उस दिन के जो स्कोर कार्ड है इनमें नंबर्स हैं। जितेंद्र धाकर जी के 30 और सानू चौहान 28 और मिस्टर पंखा 26, नीतू 25, सहर्ष 24, राकेश 21, गुलनार नगमा 18, रेशमा 13, आराधना 9, विजय 9 एंड दीपेश सिंह 7। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स, जो ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो कि 1920 में यही कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है। तो इसका आंसर है ए। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? फ्रेंड्स, जो स्वामी विवेकानंद है उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 12 जनवरी को इनके जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके जो गुरु हैं वो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जिनके ही नाम पर सन 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और स्वामी विवेकानंद जी का हमारे भारत में भारतीय धर्म को या फिर भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, आंसर ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक थे? धर्म सभा की स्थापना 1829 में राधाकांत देव जी ने किया था। और राधाकांत देव उस समय का जो बंगाल था वहाँ पे इन्होंने उस समय का जो कार्यक्षेत्र था राजा राम मोहन राय वहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक सक्रिय समाज सुधारक के रूप में उभर रहे थे। और उन्हीं के विरोध में, क्योंकि 1828 में ही राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना में इन्होंने जैसे सती प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने की बात की। तो जो राधाकांत देव जो कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं, इन्होंने फिर इसका विरोध करने के लिए धर्म सभा की स्थापना की 1829 में, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कि वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, जो दिल्ली एनसीआर जो है और पांडिचेरी, दो ही यूटी ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ की खुद की विधायिका है। और जो दिल्ली है वो उसके मुख्यमंत्री दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। वहाँ पे लोकसभा सीट जो है 7 है और राज्यसभा सीट 3 है। और वहाँ की जो विधानसभा सीट है वो 70 है और 9 जिले हैं। पांडिचेरी में जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी हैं और उपराज्यपाल जो हैं तमिलसाई सुंदरराजन हैं। वहाँ पे लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों 1-1 है और विधानसभा सीट 33 है और जिला 4 है। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ये संघ शासित प्रदेश होने के साथ साथ जो पंजाब और हरियाणा है, 2 राज्यों का भी राजधानी भी है। तो यहाँ का जो प्रशासक है उनको मुख्य आयुक्त कहा जाता है, आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो इसमें लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं
प्रशासक जो यूटी में राष्ट्रपति के नाम पर जो शासन करते हैं, शासक होते हैं, उनको प्रशासक कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। तो लक्षद्वीप में प्रशासक कहा जाता है, और पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, तीनों के जो वहाँ पे प्रशासक होते हैं उनको LG बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उप गवर्नर बोला जाता है, उपराज्यपाल। ओके, आंसर है लक्षद्वीप की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी कवरत्ती है। वहाँ के प्रशासक जो है उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, और वहाँ पे राज्यसभा की सीट एक भी नहीं है और लोकसभा सीट एक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्न में से किससे अधिक होती है। तो फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है यह सन 2000 में शुरू की गई थी, और यह एक विशेष योजना है जिसमें गांव को सड़क के माध्यम से शहरों से जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। और यह योजना 2000 में शुरू की गई थी, और इसमें यह बोला गया है कि जिस गांव में जनसंख्या 500 से अधिक होगी उस गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण कराया जाएगा इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब बजट होता है, सरकार बजट हर साल पेश करती है और उसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है। उसमें ये होता है कि जो वित्तीय जहाँ से आएगी, कहाँ से उसको अर्न होगा गवर्नमेंट को और कहाँ पे उसको खर्च करना है। तो ऐसे में जब यह देखा जाता है कि अगर वित्त कहीं उसका घाटा हो रहा है, कि इनकम कम हो रही है और खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, उसकी जो कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनको गिरवी रख के RBI द्वारा जो नोट छपा होता है या फिर नोट जो मुद्रित होता है उसको खर्च करने के लिए विकल्प चुनती है। तो इसको कहा जाता है वित्त पोषण घाटा, यानी कि जो घाटा हुआ है उसका भरपाई। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसके माध्यम से हर साल अलग अलग देशों को, जो इसके सदस्य हैं लगभग 190 देश हैं, इन सारे सदस्य देशों का वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम इसके माध्यम से किया जाता है, और IMF के द्वारा ही वित्तीय आकलन रिपोर्ट भी जारी किया जाता है, जिसमें अलग अलग देशों की रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान देना होता है कि इसमें नहीं वाला जो वर्ड है कंफ्यूज, मतलब ध्यान नहीं देते हैं लोग, और जो रहता है सामने उसी को टिक मार के चले जाते हैं। तो इसमें जो आंसर है हम देख लेते हैं कि कौन कहाँ कहाँ है। जो बुक्सा है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, टाइगर रिजर्व। दम्फा जो है मिजोरम में है, नमेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें जो बुक्सा है वह पश्चिम बंगाल में, बिहार में नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ए नंबर सम्मिलित नहीं है। तो आंसर है ए। तो फ्रेंड्स, हो जाएगा आंसर ए। और बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल जो है फागू चौहान है। इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं 243 हैं, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। और बिहार से ही अलग होकर के 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य अलग बनाया गया था। और उसी समय 2000 में ही मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी अलग राज्य की स्थापना हुई थी। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि जो डम्फा है वो कहाँ पे है, मिजोरम में स्थित है। तो डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। और जो मेल घाट है वह महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। और जो बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। और जो भद्रा है वो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र।
तो इसमें का जो आंसर है वह सी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है, बंगाल टाइगर जैसे आपको पता होगा, बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, टाइगर बाघ। इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि जो मानव के साथ इसकी जो मुठभेड़ होती है बाघों की, और जैसे जंगल कट गए हैं तो मानव आवासीय क्षेत्र में बाघ आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं इनकी हंटिंग करते हैं, मतलब आखेट खेलते समय बाघों की हत्या भी कर दी जाती, तो इनकी संख्या व्यापक रूप से कम हो गई थी। तो इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973-74 में इंदिरा गांधी जी के सरकार में के टाइम पे, तो उस समय स्टार्ट किया गया था। और इसके जो प्रथम डायरेक्टर हैं वो कैलाश सांखेल को बनाया गया था। ओके, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि अवनत का विलोम होगा। अवनत का मतलब यह है कि जो ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही हो तो उसको बोलते हैं अवनत, और इसमें से जो उन्नत है यानी कि नीचे से कोई चीज़ ऊपर की ओर उठ रही हो तो उसको उन्नत। तो यहाँ पे विलोम पूछ रहा है तो इसको विलोम उन्नत हो जाएगा, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि पानिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? फ्रेंड्स, जो पानिहारी लोक नृत्य है वो बेसिकली राजस्थान में फेमस है, लेकिन जो राजस्थान है आप देखेंगे कि जो गुजरात की सीमा है, राजस्थान की सीमा है, गुजरात का उत्तरी भाग और राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये लगभग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और यही जो पानिहारी है वो राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी फेमस है। तो आंसर है बी। गुजरात के जो राजधानी है गांधीनगर, इसका जो गठन है 1 मई को हुआ था, और इसके जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीट 182। ओके, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं पॉल एलन एंड बिल गेट्स, दोनों ने मिल करके पार्टनरशिप में किया था। तो इसका आंसर है सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो फ्रेंड्स, जो पादप हार्मोन यानी कि जो पेड़ पौधों में हार्मोन पाया जाता है उसके बारे में है। तो इंसुलिन है, जैसे आपको पता होगा कि जो इंसुलिन वो मानव में जो ह्यूमन बॉडी में पैंक्रियाज ग्लैंड होता है वहाँ से सेक्रेट होता है, और जो थायरॉक्सिन है वो थायराइड ग्रंथि से सेक्रेट होता है मानव में, और जो एस्ट्रोजन है ये बेसिकली सेक्सुअल हार्मोन माना जाता है। फीमेल में इसको फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है, गर्भधारण के लिए इनके फीमेल में ये ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, और मेल में भी पाया जाता है। और साइटोकाइनिन जो है यह जो है पादप हार्मोन है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके, और जो ये जड़ों के जो अगला भाग होता है उस पर पाया जाता है। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। आपने सुना होगा कि आपके दंत मंजन में नमक है क्या? तो यानी कि नमक बोले तो क्षारीय। अब इसमें बोला है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय उपयोग होता है क्षारीय। मुंह का जो लार होता है सलाइवा, वह जब दांत में कुछ खाना फंस जाता है और वो जो अब सड़ने की प्रोसेस में जाता है तो वहाँ पे अम्लीय जो मुंह का लार है वो अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय जो चीज़ है वो क्या है, दांत को क्षय करने के लिए, दांत को ख़त्म करने के लिए, या फिर उसमें उसका जो इनेमल है उसको क्षय होने से सहायता करता है अम्लीय चीज़, तो उसको क्षारीय बनाने के लिए टूथपेस्ट प्रयोग किया जाता है। तो टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो याद रखें आपके टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, यानी कि क्षारीय। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो लेंस का आवर्धन होता है उसका जो फार्मूला देखेंगे आप तो उसका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों का अनुपात है, जब ऊंचाई और ऊंचाई दोनों का ही दोनों अनुपात में रहेंगे तो मात्रक नहीं रहेगा, दोनों कट जाएंगे। तो ये जो लेंस का उत्पन्न आवर्धन है उसका जो मात्रक है कुछ भी नहीं है, यानी कि मात्रक विहीन है। तो आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट रहे हैं बोहर बरी, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसमें यह बताया गया था कि जो नाभिक है, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, तो इनकी जो कक्षाएं हैं और इनकी जो कक्षाएं हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह मैक्सिमम 2n² हो सकती है, जहाँ पे n जो है कक्षाओं की संख्या है। तो पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह n की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 यानी कि 2, और दूसरे कक्षा में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 दूना 8, और ऐसे तीसरे में ही 9 दूना 18, और चौथे में 2 गुणे 16 यानी कि 32। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम संख्या होती जाएगी आगे बढ़ते हुए नाभिक से जितना दूर जो कक्षाएं हैं उनमें। तो इसमें पूछ रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है। तो परमाणु का जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 17 को अगर हम इस तरह से विन्यास करेंगे, परमाणु विन्यास करेंगे, तो आ जाएगा 2 8 2 10 हो गया, बचा कितना 7। तो अगर यहाँ पे तीसरे कक्षा में कितने होने चाहिए 18, मिनिमम 2 के बाद यहाँ 2 8 18 होने चाहिए। 18 ना भी रहे तो अगर 8 भी रहे तो कक्षा पूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पे 8 होने के लिए एक परमाणु और चाहिए, और यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि जो क्लोरीन की संयोजकता है वह कितनी होती है -1, और जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के कितने होते हैं 7। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। फ्रेंड्स, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के संयोग से बनते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि सबसे सरल यौगिक यहाँ पे यानी कि जहाँ पे कार्बन का जो संयोजकता है वह 1 हो, तो कार्बन का एक परमाणु संयोग करे हाइड्रोजन से, तो ऐसा जो यौगिक बनेगा उसको हम सरल यौगिक कहेंगे। तो CH4C2H यहाँ पे हर बार 2 जुड़ जाता है और कार्बन में 1 जुड़ता है, इसको जो फार्मूला था CnHn+2, इस तरह का कुछ फार्मूला होता है। तो यहाँ पे CH4 C3H6 8 और C5H10 इस तरह से होता है, और इनका जो नाम होता है मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। तो यहाँ पे बोला है कि सबसे सरल यौगिक जो है वह कौन सा है। तो सबसे सरल यौगिक मीथेन है, क्योंकि यहाँ पे जो मीथेन में कार्बन का एक अणुसूत्र है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संबंध सत्य है। तो फ्रेंड, जो इसमें संबंध दिया हुआ है V, I और R के बीच में दिया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो ओम का नियम है वो क्या कहलाता है कि जब कोई चालक है उनके 2 सिराओं के बीच में जो विभवांतर है, वोल्टेज है, अगर हम तापमान को स्थिर रखें तो जो V है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके I के, और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बराबर में इक्वल करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टिविटी हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाता है, और V इक्वल टू IR हो जाता है। R को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका मात्रक होता है ओम, और I करंट है एम्पियर में, और V वोल्ट है वोल्ट में। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा C। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सेल बताया था कि जो बोरबरी व्यवस्था है इसके अकॉर्डिंग जो नाभिक के बाहर जितने भी कक्षक हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्रम से, उनमें मैक्सिमम 2n² ही हो सकती है। तो इसमें जो आंसर है इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। फ्रेंड्स, एक जो प्रक्रिया होती है प्रकाश का जो होता है प्रकीर्णन, आपको पता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है,
उसका जो अनातिच्छा है वो गमन नहीं करता है। लेकिन अगर जब उसकी मजबूरी आ जाती है, जैसे कि इसके बीच में कोई वस्तु आ गई, ठीक, इसकी एक गुण होता है कि प्रकीर्णित हो जाती है, यहाँ से टकरा करके इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। तो ऐसा होता है कि जो वायुमंडल छोटे छोटे जो कण होते हैं, वायुमंडलीय कण होते हैं, वहाँ पे प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। और प्रकाश प्रकीर्णित होने के कारण मानव जो हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें ये नीला दिखाई देता है। और शाम टाइम में या फिर जो सुबह में हमें जो आकाश लाल दिखाई देता है, यह भी इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर है कि अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, वह नीला दिखाई देता है। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और पहली कक्षा में उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 2 और 6। हम देखते हैं कि 2 पहले कक्षा में हो गया और दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 की कमी पड़ रही है। तो 2 की कमी पड़ने से क्या होता है कि 2 ही परमाणु हैं जहाँ से वो सहयोग कर सकता है। तो जब हम एक ऑक्सीजन का 8 है तो 2 ऑक्सीजन एक इधर अगर करते हैं तो ये इसका 2 और इसका 2 दोनों मिलकर के संयोजकता बनाते हैं, तो ये द्विआबंध होता है। तो द्विआबंध ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में बनता है, इसको सहसंयोजी आबंध भी कहा जाता है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्लस होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, यानी कि उपचयन। और जब हाइड्रोजन प्लस होता है तो उसको अपचयन कहा जाता है, यानी कि रिडक्शन। तो दोनों में ऐसा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन लॉस होगा, और जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन लॉस होगा। दोनों का रिवर्स प्रोसेस होता है, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस में होते हैं। तो जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि ऑक्सीजन जिसमें योग होता है वो कौन सा प्रयोग है, वह है उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। फ्रेंड, जो कंजक्शन है, कंजक्शन क्या होते हैं, जब 2 वर्ड हैं या 2 सेंटेंस हैं उनको ऐड करने के लिए, आपस में रिलेट करके ऐड करने के लिए जो यूज होता है उसको कंजक्शन बोला जाता है। तो ये जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग जो कंजक्शन यूज होगा कि आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिज आइडियाज़, मेरे पास उनके विचारों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यहाँ पे जो कंजक्शन आएगा वो बोला है कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगला सेंटेंस क्या है। बोला आई डोंट एग्री विथ हिम बट, हालांकि, या फिर यहाँ पे जो हालांकि वाला जो टर्म है कि हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन या हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें बिकॉज मतलब क्योंकि, हैंस मतलब इसलिए, सिंस मतलब चूँकि, आल्दो मतलब यद्यपि या हालांकि। तो यहाँ पे ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि क्या करेक्ट होगा। सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि द एयर वाज क्लियर एंड फ्रेश। हवा जो है क्लियर और साफ है। यहाँ पे ऑल द ट्रैफिक, कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक है, इसके बावजूद भी एयर साफ एंड फ्रेश है। तो यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ है, यानी कि जिसके कारण, तो ट्रैफिक के कारण हवा साफ होगी ऐसा नहीं है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि इसके बावजूद भी, है ना, इसका सेंस ये होता है। तो यहाँ पे ये सेंस बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है इसके अनुसार। इवन ऑल्दो मतलब कि फिर भी, यद्यपि, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे जो इन स्पाइट ऑफ है ये एक मॉडल टाइप का है, क्लॉज बोलते हैं इसको। तो ये क्लॉज यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि फिल इन ब्लैंक्स करेक्ट कंजक्शन। यहाँ फिर से कंजक्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे बोला है कि द रूम इज़ बिग, आई वॉन्ट टू होल्ड इट, वॉन्ट होल्ड ऑल दैट फर्नीचर। यहाँ पे बोला है कि जो कमरा है वो बड़ा है और सभी फर्नीचर को धारण नहीं करेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यद्यपि, यहाँ पे जो आल्दो है जैसे कि बट है, बट मतलब लेकिन, हैंस इसलिए, बिकॉज क्योंकि, कि इनके अलग अलग सेंस हैं। और आल्दो यद्यपि, यहाँ बोला कि यद्यपि कमरा बड़ा है, यद्यपि यह
इनको एक तरह से विरोधाभास टाइप का है, क्योंकि मतलब ये कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यद्यपि यह, हालांकि यह जो जितने फर्नीचर है उनको एक साथ मतलब होल्ड नहीं कर सकता है, यहाँ पे सारे जो फर्नीचर है वो नहीं आ सकती। तो इसका जो सेंस आ रहा है डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जो वर्ड है दिया है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। जो विजडम होता है, विजडम को बुद्धिमानी बोला जाता है, विजडम बुद्धि, तो इसका जो अपोजिट होगा जैसे इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि होता है, ब्यूटी सुंदरता, फॉली मतलब मूर्खता, विगर मतलब ताकत। तो यहाँ पे जो फॉली है मूर्खता, बुद्धिमान और मूर्खता, बुद्धि और बुद्धिमत्ता और मूर्खता दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। तो जो विजडम है उसका जो अपोजिट है सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वी फाइंड द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग एरर भी क्वेश्चंस आते हैं, इनमें जो क्या है इंसाइक्लोपीडिया, एक जो इंसाइक्लोपीडिया होता है जो विश्वकोश होता है उसका जो स्पेलिंग होता है, ये जो डी नंबर है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो इंसाइक्लोपीडिया है ENCYCLOPEDIA, इसका हिंदी अर्थ है विश्वकोश, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी की आय में एक वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन अगले वर्ष यह 4% घट जाती है। इसी आधार का अनुसरण करते हुए 5 वर्ष बाद उसकी कुल आय 72,000 रुपये हो जाएगी। उसकी वर्तमान आय ज्ञात करिए। इसका क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई अमाउंट है वह पहले साल में क्या करेगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी और दूसरे साल में 4% की कमी हो जाएगी, और ऐसे करके ये 5 साल तक प्रक्रिया चलेगी और 5वें साल में उसके पास जो है 72,000 रुपये हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि जो पहले साल है उस टाइम पे उसके पास कितना अमाउंट था। तो हम ये देख लेते हैं कि जो एक साल का स्पान है उसमें क्या हो रहा है, ये जो अमाउंट है यहाँ तक पहुँचने में क्या हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, यहाँ तक पहुँचने में 4% लॉस हो रहा है। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा तो फिर यहाँ से 25% वृद्धि होगी। तो इसके बाद यानी कि एक पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर यहाँ पे जाएगा चौथे साल में तो फिर यहाँ पे 4% कमी होगी, और जो 5वें साल में जाएगा तो फिर 25% की वृद्धि होगी, और 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें साल में इसके पास कितना बच रहा है, 72,000। अब 72,000 चूँकि बच रहा है फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है इन 5 साल के अंतराल में और टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ है, ये जो दोनों देखने के बाद हम ये देखते हैं कि पहले साल में हम ये देख लें कि पहले साल में जो टोटल वृद्धि हुआ, हम मान लेते हैं कि अमाउंट जो है हमारा 100% है, ठीक है। पहला जो अमाउंट है वो 100% है, ठीक है, उसमें कोई ना तो कमी हुआ है ना तो लॉस हुआ है। तो पहले साल में उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25, और इसको ऐड करते जाएंगे हम तो वृद्धि होकर कितना हो गया, 125% हो गया जो अमाउंट था। और दूसरे साल में यह 4% कम हुआ, यानी कि इसका 4% कम होगा, यानी कि इसका 4% कितना हो जाएगा, 1.25 का अगर 4% निकालेंगे तो इसका 5 आएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि 1.25 है, नहीं 125 है, इसको अगर हम 4% निकालना है तो का 4% में क्या करेंगे, 4 गुणे बटे 100 कर देंगे। तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे तो 125 गुणे 4 इसकट हो जाएगा 500 और बटे 100 हो जाएगा तो ये 5, ठीक। तो ऐसे परसेंट निकालते हैं, मैं डायरेक्ट बताते जाऊँगा, आप परसेंटेज अलग पेन रफ में निकालिएगा, जहाँ पे समझना है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो पहले साल में उसका जो अमाउंट है वो 125% हो गया, और दूसरे साल में 4% लॉस के साथ 5 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस होने के बाद इसमें 125 में 5% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 120, यानी कि जो टोटल अमाउंट दूसरे साल उसके पास है वो 120% है। तीसरे साल में अगेन उसके जो अमाउंट है वह 25% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 25% फिर से हम देखेंगे कि 120 का 25% कितना होगा, तो 120 का जो 25% है वह 30 होगा। अब ये 30 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। फिर जब नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो 4% कम हो जाएगा,
अब 150 का जो 4% है तो कितना हो जाएगा, 1% देखेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 4% देखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और 150 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो यानी कि चौथे साल उसके पास 144% जो है वह अमाउंट होता है 4% डिक्रीमेंट के साथ। और जो 5वां साल है उसमें इंक्रीमेंट का फिर से होगा 25%। तो 25% 144 का कितना होगा ये देख लेते हैं। तो 144 गुणे 25/100। ओके, तो 25 ये 4 चला जाएगा। अब यहाँ 4 को देखेंगे, 4 3 12 और फिर यहाँ आता है 2 और 4 6 24 यानी कि 36। अब 144 में हम 36 सेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 4 3 7 1 8 1 8। यानी कि 5वें साल जो इसको उसके पास अमाउंट है वह 180% इंक्रीमेंट के साथ बना है। अब हम टोटल निकालेंगे कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके टोटल एवरेज जो एक्यूरेट हुआ कितना हुआ 180%। अब हम ये देखते हैं कि x का 180% कितना है, 72,000 है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि 72,000 डिवाइडेड बाई 180%। तो 180% को जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 का डिवाइड, जहाँ परसेंटेज है वहाँ 100 यानी कि 100 का भाग है, तो ये 100 डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 72,000 है ही। 100 जो ये नीचे है ऊपर चला जाएगा तो 2 ये गुणा हो जाएगा 72,000 और फिर से 100 को गुणा, ठीक। और ये नीचे 180। अब हम काटते पीटते हैं तो देखेंगे कितना आएगा कि 9 दूना 18 और 9 अट्ठे 72 और 2 एकम 2 और 2 चौको 8 यानी कि 1 0 यहाँ से कट जाएगा यानी कि 4 यहाँ पे और 4 0 यहाँ पे। तो आ रहा है कितना, 40,000। तो यहाँ पे जो 40,000 अमाउंट है वो 5 सालों में ये जो प्रोसेस दिया है उसके अकॉर्डिंग 72,000 रुपये होगा। आंसर है सी। फ्रेंड्स ये समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आप विद इन 1 मिनट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में अंडे हैं। मान लेते हैं उसके पास कोई एक अमाउंट है जिसके जितना अंडे हैं जिनमें से 5% टूट जाते हैं और शेष का 93% 5% टूट जा रहा है। और अगर 5% टूट गया तो कितना बचा, 95। और 95% जो बचा उसका 93% है ना, उसका 93% क्या करता है, वो बेच देता है, सेल कर देता है, ठीक। और अभी भी 266 अंडे उसके पास बचे हुए हैं। तो हम फ्रेंड्स देखते हैं कि जो 95% है उसका 93% वो सेल कर दिया और उसके पास बचा कितना, 7%। और 7% बचा और उनका जो संख्या है वो दिया हुआ है कि वह 266 है, 266 है। यानी कि हम देख लेते हैं इसको अगर हम y माने तो y का जो 7% है वो कितना है, 266 है। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, इसको परसेंटेज लिखते हैं और परसेंटेज का मतलब कि 7/100। तो जब ये उधर जाएगा तो इसमें 2 0 गुणा हो जाएंगे और 7 बटे में चला जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 3 21, फिर 5 आएगा, 7 8 56, ठीक कट जाएगा 38 से और 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हम यह देखते हैं कि जो 95% वाला भाग है वो कितना है, 3800 है। यानी कि 3800 अंडे उसके पास तब बचे जबकि वह टूट करके 5% टूटने के बाद, तो 5% अंडे टूटने के बाद उसके पास 3800 अंडे बचे। अब हम ये देख लेते हैं कि ये टूटने से पहले कितने अंडे थे। फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि अगर 5% कोई व्यक्ति मतलब कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है,
तो अगर हमें 5% डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम देखेंगे कि कितने का जो 5% है, इसका जो अमाउंट है हम टोटल पहले x माने थे, अब x अमाउंट 5% घटने के बाद कितना होगा, बचेगा 95%, है ना। तो x अमाउंट का 95% कितना हो रहा है हमारे पास 3800। तो हमें देखेंगे जो x की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x बराबर 3800 बटे 95/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3800, ये ऊपर चला जाएगा गुणे में 2 0 फिर 95। हम देखते हैं 19 × 5 = 95 और 19 दूना 38 और 5 × 1 = 5 और यहाँ पे एक जीरो शामिल करते हुए 5 चौको 20 और यहाँ पे कितना हो गया 4000 और तीसरा यहाँ पे 2 जीरो नहीं 1 जीरो है 4000। तो बचा कितना 400। तो उसके पास टोटल 4000 अंडे थे, जिनमें से 5% टूटने के बाद 3800 बचे और 3800 का उसने 93% सेल किया और बचा 7% और 7% के अंडे कितने थे 266। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि 20 गायकों और 40 नर्तकों के एक समूह में 20% जो गायक हैं और नर्तक, 20 गायकों और 40 नर्तकों के एक समूह में 20% गायक 25 वर्ष से कम आयु के हैं और पूरे समूह में से 40% 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 25% से कम आयु वाले नर्तकों का प्रतिशत कितना है। फ्रेंड्स, जो गायक हैं वो कितने हैं 20 हैं और जो नर्तक हैं वो कितने हैं 40 हैं। आयु बोला है कि 20% गायक जो हैं वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। तो गायकों का इसमें जो 40 है 20 जो है 20 का 20% कितना होगा, निकालेंगे 20 गुणे 20/100, यहाँ ये कट जाएंगे आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4। अब बोला है कि जो पूरा समूह है, पूरे समूह का 40% 25 वर्ष से कम आयु के हैं। तो पूरे समूह में कितने हो गए, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितने हो गए 60। अब 60 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 1 0 1 0 एक कट जाएगा तो 6 चौको 24, यानी कि 24%, 24 लोग जो मेंबर हैं, सदस्य हैं टोटल में से, यह जो है 25% से कम वर्ष के हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो नर्तक हैं, ये वाला जो टर्म है, इनका जो संख्या है प्रतिशत वो कितना होगा। ये देख लेते हैं कि 4 तो यहाँ से हो गए 24 टोटल हैं, तो यहाँ पे जो संख्या है वह 20 होगी, जो कि 25 वर्ष आयु से कम की होगी। तो जो 20 है वह 40 का कितना प्रतिशत है 50% है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ए जो है ए बी का 125% निवेश करता है किसी चीज़ में किसी, और सी जो है बी का 80% निवेश करता है और तीनों का जो कुल निवेश है वह 61,000 है। तो सी ने कितना निवेश किया। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से चलते हैं कि ए जो है बी का कितना 125% ठीक निवेश करता है, और जो सी है वह कितना करता है बी का 80% निवेश करता है ठीक। और जो टोटल है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी वो कितना है 61,000 है। तो यहाँ पे जो ए और सी की वैल्यू है बी के टर्म में, हम अगर हम लिख देते हैं तो हमें बी के टर्म में ही सारे टर्म मिल जाएंगे, यानी कि बी गुणे 125/100 है, तो यानी कि इसको कितना हो जाएगा 1/25 और इसका हो जाएगा 0.8, यानी कि बी गुणे 1.25 प्लस बी प्लस सी की जगह पे 0.8
बी बराबर कितना हो रहा है 61,000। तीनों में से बी कॉमन लेंगे तो और कितना बचेगा 1.25 प्लस 1 प्लस 0.8। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 और 3.05 बी बराबर 61,000। तो जो बी है बराबर कितना हो जाएगा 61,000 बटे 3.05। फ्रेंड्स इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो जो ये 305 है अगर हम लिखें तो इसको 305 दशमलव अगर हम हटाते हैं 305 बटे 100 लिख सकते हैं। और 305 गुणे 1 और 305 दूना 2 कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा। और ये बटे में यहाँ जीरो है ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो जो बी के अमाउंट है बी का वो कितना हो गया 20,000। बी बराबर 20,000 हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है कि सी ने कितना निवेश किया है। तो जो यहाँ पे बी गुणे इतना है हम बी का मान रख देंगे तो हमें सी का मान निकल जाएगा 20,000। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे दशमलव हटाएंगे बटे में 10 चला जाएगा। 8 दूना 16 होता है और 1 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16,000। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी में 75% कुशल कामगार हैं और शेष अकुशल कामगार हैं। कुशल कामगार का 80% और अकुशल कामगार का 20% भाग स्थायी है। यदि अस्थायी कामगारों की संख्या 126 है तो कुल कामगार की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे बोला है कि जो कामगार हैं वर्कर्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है कुशल और अकुशल। अब कुशल में कितने हैं 75% हैं और अकुशल को बता रहा है कि शेष जो बचता है वो तो परसेंट जो होता है टोटल 100 का होता है। और 75% अगर कुशल हैं तो अकुशल कितने होंगे 25%। अभी बोला है कुशल कामगार का 80% यानी कि इसका 80%। इसका 80% कितना हो जाएगा 75 गुणे 80 बटे 100। ठीक इसका कितना हो जाएगा 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 15 75 5 दूना 10 2 कम 2 2 चौको 8 15 चौको 60 आ जाएगा। यानी कि 60% जो कामगार हैं वह कुशल कामगार और अस्थायी हैं है ना। कुशल कामगार में 60% अस्थायी हैं। 60% इसका यानी कि टोटल का 60% हम निकाल रहे हैं। इसका कुशल कामगारों का 80% जो है स्थायी हैं यानी कि हम 100 में अगर कन्वर्ट करके देखें तो टोटल में आ जाएगा 60%। और इसी तरह से बोला है कि जो 20% यानी कि 25 का 20% कितना हो जाएगा 5। तो 5% जो कामगार हैं टोटल का वह स्थायी हैं यानी कि जो टोटल स्थायी हैं कामगार वो 65% हैं। तो अब क्वेश्चन है कि अस्थायी कामगारों की संख्या 26% है तो कुल कामगारों की संख्या ज्ञात करिए। 100% में से अगर 65% स्थायी हैं तो जो अस्थायी होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 100 में से 65 निकालेंगे तो 35%। अब 35% का जो मान है वो दिया है 126। अब हम ये देख लेते हैं कि x का 35% कितना है 126 है। ठीक तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 126 बटे 35 गुणे 100। अब डिवाइड कर लीजिए 7 5 35 और 7 एकम 7 फिर 5 आएगा 7 8 56 यहाँ से कट जाएगा। अब 5 एकम 5 20 पंचे 100
तो 18 दूना 36 और ये 0 360, आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दसपुर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का नगर है। यह नगर वर्तमान में किस जिले में है? पिछले 2-3 वीडियो में ये सामने आ रहा है क्वेश्चन। दसपुर जो है मंदसौर का प्राचीन नाम है, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति का केंद्र था? जो मालवा संस्कृति है और उस समय का जो ताम्रपाषाण काल का था, तो उसका जो केंद्र है वह नवदा टोली था। अब फ्रेंड जो ताम्रपाषाण युगीन है, जब मानव विकास के क्रम में जब चल रहा था, तो पहले पाषाण का उपयोग करता था, पत्थरों का, और फिर इसके बाद धातु का प्रयोग करना शुरू किया। धातु में सबसे पहले तांबा का प्रयोग उसने किया शुरू। तो जैसे ही पाषाण से तांबे की तरफ में आता है, तो जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है, ठीक, उसको हम ताम्रपाषाण युगीन कहते हैं, जहाँ पे पाषाण और तांबा, न केवल तांबा न केवल पाषाण, दोनों का प्रयोग करना शुरू किया। उस क्षेत्र, उस टाइम के पीरियड को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। और उस समय जो मालवा में संस्कृति चल रही थी, उसका जो प्रमुख केंद्र है वह नवदा टोली में था। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि नागदा जो उज्जैन है के निकट, नागदा उज्जैन का पूरा नाम है के निकट, पुराना मतलब कि उसी के आसपास का जो क्षेत्र है, और ये जो प्राचीन इतिहास है उसका ये जो नागदा है उज्जैन के आसपास का क्षेत्र माना जाता था। तो के निकट किस धातु के संस्कृति का प्रमाण मिला है? तो जो ये नागदा है, इसका जो आसपास का जो संस्कृति थी धातु की, वहाँ पे लोहे का प्रमाण मिला है। लोहा जो है वैदिक काल में, जब वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। तो जो लोहा का मानव के साथ मानव ने लोहे को प्रयोग करना शुरू किया, वह उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट किया था, लगभग 1000 ईसा पूर्व के टाइम पर। तो 1000 ईसा पूर्व के टाइम पर जो नागदा है वह उज्जैन के पास में, वह किस धातु की संस्कृति का प्रमाण मिला है? वहाँ पे लोहे का। आंसर है बी। फ्रेंड जो नागदा है, यह मध्य प्रदेश में 53वां जिला बनने के लिए प्रस्तावित है। अभी तक जो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। मध्यकाल की बात कर रहा है। मध्यकाल का जो काल है वह हम मानते हैं कि जो अरब हैं, अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी से जो मुगल काल में औरंगजेब का जो काल है 1707 तक, जहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसके बिटवीन के पीरियड को मध्यकाल माना जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था वह कौन था? तो जो बुरहानपुर है, यह कहाँ पे है? नर्मदा नदी को आप देखते हैं, भारत में जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसके उत्तर के भाग को उत्तर भारत बोला जाता है और दक्षिण के भाग को दक्षिण भारत बोला जाता है। जो उत्तर और दक्षिण का जो द्वार था वो बुरहानपुर को माना जाता था। अब बुरहानपुर उत्तर के व्यापारियों को दक्षिण की और दक्षिण के व्यापारियों को उत्तर को जाने के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया था। तो राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से यह जो क्षेत्र है प्रमुख केंद्र था। आपको पता होगा कि 1601 में अकबर ने जो बुरहानपुर का किला था उसको विजय प्राप्त किया था। वो इसलिए कि ये जो बुरहानपुर है वो व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, इसलिए अकबर को यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ी और उसको अपने कब्जे में करना पड़ा। तो आंसर क्या है कि मध्यकाल में जो राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कौन था? बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। आंसर है सी, बुरहानपुर।
निम्न में से खानदेश की राजधानी क्या थी? फ्रेंड, जो खानदेश है मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में जो प्राचीन टाइम पे देखते हैं तो उसकी जो राजधानी तो बुरहानपुर थी। पिछले क्वेश्चन में जिसका डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शुंगकालीन स्तूप किस लिए प्रसिद्ध हैं? जो स्तूप हैं वह एक तरह से जो बौद्ध धर्म है इनका धार्मिक स्थल होता है, धार्मिक स्थल माना जाता है। और यह बोला है कि शुंगकालीन जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश में कौन सा है जो शुंगकालीन स्तूप के लिए फेमस है। तो फ्रेंड, जो इसमें जो भूमरा और भरहूत, भूमरा गुप्तकालीन है और जो भरहूत है वह शुंगकालीन है। तो इसमें जो ए नंबर है भरहूत कहाँ है? सतना में भरहूत स्तूप है जिसका निर्माण शुंग काल में किया गया था। तो आंसर है ए, मध्य प्रदेश में सतना जिले में भरहूत शुंगकालीन स्तूप है। आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो गुप्तकालीन शिव मंदिर है यह भूमरा में स्थित है। और भूमरा भी कहाँ है? सतना जिले में। भूमरा मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। किसके लिए फेमस है? शिव मंदिर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर जो भोजपुर है वह किस जिले में स्थित है? जहाँ पे शिव मंदिर में भारत के सबसे ऊंचा शिवलिंग है। तो फ्रेंड, जो रायसेन जिला है भोपाल के नज़दीक है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भोजपुर मंदिर है, राजा भोज ने जिसका निर्माण करवाया था। यह रायसेन जिले में, और रायसेन जिले में ही भीमबेटका गुफाएं हैं और मरागेंद्र नाथ की गुफाएं हैं। और भोजपुर जो जहाँ पे शिव मंदिर है वो है। और जो सांची है, सांची का जो बौद्ध स्तूप है जो फेमस है वो भी रायसेन जिले में ही माना जाता है। तो आंसर है बी, यहाँ पे भोजपुर है। इसके साथ साथ ये 4 बातें भी इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि घोड़सवारी का जो खेल है वह किस खेल परिसर में खेला जाता है और उसका जो खेल परिसर है वह क्या कहलाता है? तो जो घुड़सवारी है उसका जो खेल परिसर वो एरिना के नाम से जाना जाता है। और जो वेलोड्रम है, पिछले वीडियो में हम बताया था वेलोड्रम वो साइकिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कोर्स है वो गोल्फ के लिए। और जो ग्रीन्स है, ग्रीन्स एक बॉल्स गेम होता है और उसके लिए यूज होता है। एरिना, ये जो ग्राउंड जो दिख रहा है आपको पूरा, उसको एरिना कहा जाता है जहाँ पे घुड़सवारी प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो स्केटिंग है, स्केटिंग ऐसा होता है कि पैर में कुछ पहिया नुमा जो शूज होते हैं उनको पहन करके आगे की ओर या फिर उस तरह से मूवमेंट करना होता है, उसको स्केटिंग बोला जाता है। और बोला है कि जो किया जाता है स्केटिंग वो कहाँ, उसका स्थान का नाम क्या है? जो स्केटिंग है उसको रिंक बोला जाता है, ठीक। और जो रेंज है, रेंज में शूटिंग की जाती है। जो कोर्स है वहाँ पे गोल्फ और ग्रीन जो है बॉल्स। आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, वो कौन थी? फ्रेंड, जो शशिकला हैं, हिंदी सिनेमा की जो अभिनेत्री हैं शशिकला, इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। आंसर है ए, और ये पद्मश्री से सम्मानित थी। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? जो द्रोणाचार्य अवार्ड से जो इनको 2017 में अवार्डी सम्मानित किया गया था, इनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह हैं संजय चक्रवर्ती जी, जो शूटिंग के जो कोच थे, और इनको 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह, इसका जो शुरुआत है 1985 में ईस्वी में किया गया था। और उस समय जो इसके पहले प्राप्तकर्ता थे वो भालचंद्र भास्कर भागवत जी हैं, जो कुश्ती के कोच थे। और ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के, और OM नाम्बियार एथलेटिक्स के।
ओके। और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। तो आंसर जो इनका है, जो अभी जिनके एक्सपायर हुए वो संजय चक्रवर्ती जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन हस्तांतरण पर कानून बनाने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बना है? कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद इसमें जो फ्रेंड्स गुजरात है, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया था, इसके बाद मध्य प्रदेश ने, और इसके बाद गुजरात ने कानून बनाया कि शादी के लिए जबरन धर्मांतरण। क्या होता है कि लव जिहाद का मामला आपने सुना होगा। लव जिहाद में क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम, केवल मुस्लिम ही नहीं, ये अलग बातें, अलग धर्म के भी हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल जो चर्चे में आया है और जिसकी वजह से कानून बनाना पड़ा है मजबूरी, उसका यही कारण था कि जो मुस्लिम लड़के थे, लव में जब लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से या फिर अलग धर्म की लड़कियों से जब लव कर लेते थे, तो शादी करने के लिए उनका धर्मांतरण कराने के लिए मजबूर किया जाता था उनको, या फिर दबाव बनाया जाता था। तो इस तरह का मजबूर न किया जाए कि शादी करना है तो किया जा सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह डी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? तो जो फ्रेंड्स, जो सार्वजनिक यातायात है, कोरोना काल के समय में देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश है उसने अपने सार्वजनिक यातायात को निलंबित कर दिया है सारे। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमीद, वहाँ का मुद्रा टका है, और वहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, और विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को जातीय संसद का वहाँ का संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो भारत के जो पहले पर्यावरण मंत्री हैं वो दिग्विजय सिंह जाला जी हैं, और वर्तमान जो पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। बाबुल सुप्रियो राज्य मंत्री हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। और ये जो मंत्रालय है, पर्यावरण संबंधित जितनी भी नीतियाँ होती हैं और जितने कार्यक्रम होते हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी मानी जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और क्विज खेलें और एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब पे देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।